इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट बीट्स, करेक्ट। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन रमेश, सुरेश और निधि का एग्जाम्पल देके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डेरिवेशन करवाया था इजी वे में। बहुत वेटेज था उस टॉपिक को, इसीलिए हम लोगों ने उसके लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था। अभी बात करने वाले डॉपलर इफेक्ट की, जो मेंशन किया है आपके 12th वाले बुक में। नाउ व्हाई आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर डॉपलर इफेक्ट अगेन इवन व्हेन इट वाज प्रेजेंट इन द 11th, क्योंकि 11th में आपको इन डेप्थ था, अभी इन डेप्थ नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंट्रांस के लिए भी काम में आ सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। क्या करेंगे हम लोग, इसको एकदम मन लगा के डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? ओके, ध्यान से सुनो। If there is apparent change in the frequency due to relative motion between source and observer, it is known as Doppler effect. Apparent change means ऐसा फील होता है कि चेंज हो रहा है। ओके, किसके वजह से? रिलेटिव मोशन के वजह से। किसके बीच में? सोर्स एंड ऑब्जर्वर। देन इट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। बट इट्स बेटर टू टॉक अबाउट दिस इफेक्ट विथ सम एग्जाम्पल. Like for example, let us consider a platform, and on this particular platform there are some people, okay, or let's say there is one person that is standing. Now he is not looking towards his left, but he can still tell that the train is approaching towards him. Kaise? Because whenever the train moves, actually what happens, like समझो उस ट्रेन आवाज प्रोड्यूस करती है ना, सो ट्रेन इज क्रिएटिंग सम वॉइस, दैट पर्टिकुलर वॉइस उसके कान पे पड़ता है और ही रियलाइज कि ट्रेन का आवाज बढ़ रहा है रे, सो देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन दैट पर्टिकुलर वॉइस. और लेट्स से जो ड्राइवर बैठा है ट्रेन में, और लेट्स से ट्रेन ड्राइवर ही बोलते हैं उसको, तो ट्रेन ड्राइवर बैठा है एंड ही इज लाइक यूजिंग हॉर्न, है ना, ऐसे करके उसने हॉर्न बजाया. अभी जो ड्राइवर सीट पे है उसको तो हॉर्न सेम सुनाई देगा, क्योंकि ही इज नॉट इंक्रीजिंग इट विथ सम काइंड ऑफ नॉब. मतलब वो नॉब से ऐसा घुमा के, नॉब को घुमा के ऐसा साउंड नहीं बढ़ा रहा है ना कि बीच में ड्राइवर को भी बड़ा साउंड सुनाई दे. फॉर ड्राइवर एंड हुएवर सिट्स इनसाइड द ट्रेन साउंड इज सेम, बट फॉर द पर्सन इट विल बी डिफरेंट. अगर ट्रेन समझो पर्सन के तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो बंदा है उसको फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज फील होगा. तो मतलब इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? अपैरेंट चेंज. एंड इफ द ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गाय, उसको फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज फील होगा. तो ये जो अपैरेंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, इट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर बंदा था जिसने ये इफेक्ट के बारे में बताया था. नॉट ओनली दिस, डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड में प्रोड्यूस नहीं होता, तो डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी प्रोड्यूस होगा. एंड यू हैव अ चैप्टर नेम्ड वेव ऑप्टिक्स बेसिकली. तो वेव ऑप्टिक्स में आपको डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन किया है, जहां पे यू विल कम अक्रॉस सम ब्यूटिफुल टर्म्स लाइक रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट. तो ये जो टर्म है ना, लुक आउट फॉर दीज टर्म, दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स है, और इन्हीं के मदद से हमें पता चलता है कि स्टार कैसे अप्रोच करता है, या फिर हमें पता चलता है कि कौन सा स्टार हमें अप्रोच कर रहा है, कौन सा गैलेक्सी हमारे तरफ अप्रोच कर रहा है, एंड कौन सा गैलेक्सी हमारे से अवे जा रहा है. ओके, नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो केम टू नो दैट अवर सन इज ऑल्सो स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेनन. तो लाइट का डॉपलर इफेक्ट है ना. ओके, आपको पता है पुलिस जो होते हैं ना, अभी इंडिया में कैसा होता है कि जो पुलिस मामा होते हैं वो मामा देख के पता लगा सकते हैं कि गाड़ी का स्पीड कितना है. बट यूएस के और या फिर अदर फॉरेन कंट्री, स्पेशली यूरोप, दे यूज समथिंग व्हाट वी कॉल एज स्पीड गन. ओके, तो ये स्पीड गन का क्या कंसेप्ट है? तो स्पीड गन में व्हेनेवर दैट पर्टिकुलर कार इज अप्रोचिंग, लेट्स से अभी एक कार है और ये कार क्या कर रहा है, ये स्पीड गन के सामने से अप्रोच कर रहा है. तो जब वो अप्रोच करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा. मतलब लाइक अप्रोच कर रहा है ना, क्लोज आ रहा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अलग होगा. लेट्स कॉल दैट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी NA1. जैसे वो स्पीड गन से क्रॉस करेगा, ऐसे आ गया, देखो ऐसे ऐसे, तो इट इज मूविंग लाइक दिस, आ गया नया लोकेशन पे. तो अभी वो स्पीड गन या फिर जो पुलिस मामा है उनसे अवे भाग रहा है. So this is our police mama.
तो ये पुलिस मामा से गाड़ी क्या हो रहा है, अवे भाग रहा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। तो Na1 क्या था, अप्रोच का, Na2 क्या था, अवे का। अब ये Na1 एंड Na2 टू फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो जिनके बीच में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो ना उसके वजह से बीट प्रोड्यूस होता है। तो ये व्हीकल है, व्हीकल का साउंड बीट क्रिएट करता है, विच कैन बी कैलकुलेटेड Na1 माइनस Na2 के फॉर्मूला से। थोड़ी देर पहले या फिर यू कुड से इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस अबाउट बीट्स, करेक्ट। तो n हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है मैंने डॉपलर इफेक्ट यूज किया है। नॉट ओनली दैट, मैंने एक और प्रिंसिपल यूज किया है, कौन सा वाला, तो हम लोगों ने बीट्स का प्रिंसिपल यूज किया है। अभी ना वो जो स्पीड गन होता है उसके अंदर सेट वैल्यूज होते हैं। अगर एक सर्टन बीट से ज्यादा क्रॉस करता है, दैट मीन्स जो ड्राइवर था वो गाड़ी तेज चला रहा है, एक सेट लिमिट से ज्यादा फास्ट चला रहा है, तो तुरंत स्पीड गन अलार्मिंग साउंड देता है या फिर पुलिसमैन को बताता है कि जो सामने से गाड़ी लेके गया वो हेवी ड्राइवर है, बड़ा हेवी ड्राइवर है ना, इंस्टा का ट्रेंड। अगर समझो कि स्पीड कम है तो गन ब्लिंक नहीं होगा, एंड देन पुलिसमैन एक्चुअली नीड नॉट हैव टू बेसिकली गो बिहाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको चेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये हमें याद रखनी है। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि अगर समझो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है तो क्या होगा, there will be increase in frequency. If it is moving away from observer then there will be decrease in frequency and so on. तो ये सारी चीजें याद रखनी है। जरूरी है क्या कि सिर्फ सोर्स ही मूव होना चाहिए, नहीं, ऑब्जर्वर भी मूव होना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, it could actually go like this also, मतलब दोनों म्यूचुअली भी मूव कर सकते हैं, मतलब जब पर्सन मूव हो रहा है तभी ट्रेन भी मूव हो रहा है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये सारी चीजें याद करके हम लोगों को ये फॉर्मूला मिला है। 11 का फॉर्मूला है, जस्ट रिवाइज करने वाला। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय v प्लस माइनस vo, vo इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, v स्पीड ऑफ साउंड अपॉन v माइनस प्लस अपॉन vs स्पीड ऑफ सोर्स, n होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो मोटरमैन को या फिर ट्रेन ड्राइवर को सुनाई देता है। तो ये हुआ आपका जनरलाइज फॉर्मूला। अभी अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर में निगेटिव, दैट मीन्स अपर साइंस आएंगे। बट इफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, माय डियर्स, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, देन सोर्स न्यूमरेटर में माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में प्लस, दैट मीन्स लोअर साइन कैरी किया जाएगा। ये एक चीज याद रखो। अगर कोई भी चीज स्टेशनरी बोला है, फॉर एग्जांपल दे आर सेइंग कि सोर्स इज स्टेशनरी, देन वीएस का वैल्यू 0, अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी थी वीओ का वैल्यू 0 एंड सो ऑन। अगर समझो स्पीड ऑफ साउंड प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको उसे 330 लेना है, अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो, अदरवाइज अगर प्रोवाइडेड है तो वो वैल्यू आपको लेके आगे बढ़। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू कवर सम ऑफ द टॉपिक that initially had been removed. Okay, तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक रिमूव्ड थे, तो अभी वो टॉपिक हम लोग देखने वाले जो हमसे मिस आउट हो गए या फिर जो हम लोगों ने मेंशन नहीं किए, तो अभी उनके बारे में बात करेंगे। पहला डिलेटेड टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। कोई भी वेव रिफ्लेक्ट कैसे करता है। दो तरह के वेव्स हम लोगों ने देखे। फर्स्ट वन वाज ट्रांसवर्स वेव जो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्मेट में होता है, एंड द सेकेंड वन वाज लॉन्जिट्यूडनल वेव जो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में देखता है। ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज द फिनोमेनॉन इन विच द साउंड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कम बैक्स इन द ओरिजिनल मीडियम विथ स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटी एंड एनर्जी। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन कैसे किया है उन्होंने कि समझो एक वेव है, वो ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से अनदर मीडियम में, बट ट्रैवल करते करते उसमें से कुछ पार्ट रिटर्न आता है, और जब वो रिटर्न आता है तो उसका इंटेंसिटी डिफरेंट होता है और एनर्जी डिफरेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। सर, इज इट नेसेसरी दैट रिफ्लेक्शन इज नीड टू बी अबाउट साउंड वेव ओनली? कांट बी इट फॉर एनी अदर काइंड ऑफ वेव? अरे सिंपल से सिंपल वेव के लिए भी हो सकता है। लाइक एक एग्जाम्पल लो ना, आप वॉल लो और उस पर्टिकुलर वॉल को रोप टाई करो एंड इस रोप को जर्क दो। जैसे ही आप रोप को जर्क करोगे, अ वेव विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इट विल बी पास लाइक दिस।
दिस वेव विल बाउंस ऑन द वॉल एंड देन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस, है ना। तो वेव क्या हो जाएगा, वेव रिफ्लेक्ट करेगा अपने आप को। ये चीज अच्छे से समझ लो। तो वहां पे भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अभी तो आपने एक ट्रांसवर्स वेव यूज किया ना, तो देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि समझो आपने एक क्रेस्ट वाला पल्स छोड़ा, तो ये स्ट्राइक होता है रिजिड बाउंड्री पे एंड ट्रफ में रिटर्न आता है। अभी सीन क्या होगा कि ये वेव कभी रिजिड बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीडियम आगे वाला स्टिफ है, बहुत स्टिफ है, बहुत रिजिड है। तो वेव में उतना एनर्जी नहीं है कि वो मीडियम में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करे। अगर समझो मीडियम थोड़ा वीक टाइप का होता या फिर रेयर टाइप का होता, तो इट वॉज पॉसिबल कि कुछ एनर्जी आगे भी ट्रांसफर हो सकती थी। बट एज द मीडियम इज टेकन टू बी अ वॉल और लाइक एक डेंसर मीडियम ले रहे, तो अगर हम लोग क्रेस्ट भेज रहे हैं तो रिफ्लेक्ट में ट्रफ आता है, तो दैट मीन्स फेज चेंज हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको, फेज चेंज होना। तो क्या चीज याद रखोगे, अगर आपका एक ट्रांसवर्स वेव है जो रेयरर टू डेंसर जा रहा है एंड इफ इट स्ट्राइक्स देन उसका फेज चेंज होता है। फेज चेंज मतलब क्रेस्ट का ट्रफ होता है, ट्रफ का क्रेस्ट होगा, एज इजी एज दैट। ओके, ये स्ट्रिंग का एग्जांपल उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में देखो क्या होता है। सेकेंड एग्जाम्पल में इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग स्टिफ वॉल, हम लोगों ने एक रॉड लिया है एंड वी हैव नॉट जस्ट कंसिडर्ड रॉड। इस रॉड के अंदर एज यू कैन नोटिस वी हैव कंसिडर्ड अ रिंग, एक रिंग भी लिया है जो रॉड के ऊपर आराम से स्लाइड हो सकता है। अभी जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो इन द फॉर्मेट ऑफ क्रेस्ट, होता यह है कि जो ये रिंग है वो रिंग जैसे ही जर्क यहाँ पे पहुंचेगा खुद ऑसिलेट होता है, मतलब रिंग भी ऊपर चला जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है कि वेव तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता। इंस्टेड इट गिव्स सम एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर रिंग एंड सिंस इट लाइक वो सडनली रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसीलिए वो क्रेस्ट को ट्रफ में नहीं कन्वर्ट करता या फिर ट्रफ को क्रेस्ट में नहीं कन्वर्ट करता। दैट मीन्स आउट ऑफ फेज नहीं जाता, फेज चेंज नहीं करता, वो सेम फेज में रिटर्न आता है। दैट मीन्स अगर आप क्रेस्ट भेजोगे तो वो रिटर्न में भी क्या आएगा, क्रेस्ट आएगा। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रिंग इज फ्री टू मूव and you could say this is the exact condition of wave moving from denser medium to rarer medium। क्योंकि ये रिंग फ्री टू मूव हो गया ना, तो रोप ज्यादा डेंसर हो गया कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। थोड़ा आइडियोलॉजी समझो, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड मत जाओ, डेंसर रेयर वर्ड टू वर्ड इमेजिन करने जाओगे तो टफ जाएगा। क्या समझना है, रिंग फ्री टू मूव था, इसीलिए उसने थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, वो ऊपर चला गया। एज द वेव इज नॉट क्विकली रिटर्निंग बैक, देयरफॉर क्रेस्ट का क्रेस्ट ही रिटर्न आता है, और ट्रफ भेजोगे तो ट्रफ ही रिटर्न आएगा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट और एक टाइप का रिफ्लेक्शन देखते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है आपको ना, दो रोप अटैच करने हैं। लेट्स से टू रोप्स आर अटैच्ड एट पॉइंट O। Rope P, as you can see from the diagram and observe, it is slightly thicker, like dense है, whereas rope Q like thin है, material उसका weak है, पतला rope है। तो ये अगर रस्सी है तो ये सुतली है, ऐसा इमेजिन करो। अभी क्या होता है जब आप वेव पास करते हो, समझो आप क्रेस्ट पास कर रहे हो, तो सीन क्या होता है कि Q being weak या फिर Q being thin receives this energy and then energy move same way as it was moving in the thick rope। तो अगर आप क्रेस्ट भेज रहे हो तो Q पे भी क्रेस्ट जाएगा। Not only that, not all the energy can be transferred in the thin rope, so कुछ some amount में एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होके रिटर्न भी कैसे जाएगा, क्रेस्ट में। तो आप भेज कौन से फॉर्मेट में रहो, C, और वो रिटर्न जाएगा कौन से फॉर्मेट में, C। आगे पास कौन से फॉर्मेट में हुआ, C। सो आई कॉल दिस फॉर्मेट एज CCC। कौन सा फॉर्मेट, CCC। व्हेन इज इट पॉसिबल, जब भी आपका एक रोप थिक है और दूसरा थिन है, आप क्रेस्ट भेज रहे हो, आपको क्रेस्ट मिलेगा और रिफ्लेक्ट भी क्रेस्ट होगा। सम पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, सम पार्ट आगे जा रहा है। लेट्स ट्राई टू डू इट अनदर वे। अगर समझो थिन रोप है, थिन, वहां से आप वेव को पास कर रहे हो, तो अगर समझो आपने थिन रोप से वेव पास किया तो क्या होगा, ये जो एनर्जी है वो एज इट इज आगे ट्रेवल करेगा, तो क्रेस्ट का क्रेस्ट ट्रेवल करेगा। बट दिस इज द केस ऑफ
रेयरर टू डेंसर, है ना। याद है यहाँ पे रेयरर टू डेंसर टाइप में हम लोगों ने केस किया था। तो रेयरर टू डेंसर में क्या हुआ था रे, जब भी मैंने रेयरर टू डेंसर किया था तो क्रेस्ट का ट्रफ में कन्वर्ट हुआ था ना रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे आपने क्रेस्ट भेजा रेयरर से, यहाँ पे डेंसर में क्या हो गया, वो ट्रफ हो गया, उल्टा हो गया। आप ट्रफ भेजो आपको क्रेस्ट मिलेगा, बट एट द सेम टाइम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी और सॉरी सेम टाइप ऑफ क्रेस्ट इज फॉरवर्ड। मतलब लाइक जो थिक रोप है वो एज इट इज क्रेस्ट लेके आगे जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, वो रिटर्न आते वक्त रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ओके, रिफ्लेक्शन के रिलेटेड। आपको अगर क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन्वॉल्व, तो डेफिनेशन लिखो, देन रिफ्लेक्शन के डिफरेंट एग्जांपल्स डायग्राम के साथ आप ड्रॉ कर सकते हो, एक एक दो स्टेटमेंट लिखो। जितना उन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिया है ना कि इधर पकड़ो उधर पकड़ो, वो सब देने की जरूरत नहीं है। बट अगर समझो क्वेश्चन ऐसे टाइप में आया कि गिव एनी वन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन इट, तो आपको एक ही एग्जाम्पल की पूजा करनी है भाई। तो आप एकदम आराम से डीप में उसको लिखोगे, फेंकोगे इन द सेंस प्रॉपर डायरेक्शन में फेंको, ऐसा भी मत फेंको कि कुछ भी लगे, ओके। सेट टू सेट, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, सिंपल कंसेप्ट है, दो ही टर्म्स है, आराम से सुन। अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है, रेयरर क्योंकि आप देख रहे हो आगे वो किससे स्ट्राइक हो रहा है, वॉल पे स्ट्राइक हो रहा है, तो कंप्रेशन का कंप्रेशन ही रिटर्न आता है। ट्रांसवर्स वेव में उल्टा होता था, आप क्रेस्ट बेचते थे, ये ट्रफ में रिटर्न आता था। वेयरएज लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ऐसा नहीं होता, उसके पीछे रीजन है। जो भी पार्टिकल यहाँ पे बाउंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। मतलब समझो कि इधर से पीछे से पार्टिकल मस्त आ रहे, सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पे कंप्रेस हो रहे हैं क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते ना। दे कैन नॉट पेनिट्रेट दिस पर्टिकुलर रिजिड वॉल, दे कैन नॉट गिव एनर्जी टू रिजिड वॉल। रिजिड वॉल बोल रहा है चल भाग इधर से, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर वो कंप्रेशन फॉर्मेट में इधर पे स्ट्राइक हो रहे हैं तो वो कंप्रेशन फॉर्मेट में ही रहेंगे, बिकॉज दे कैन नॉट गिव आउट देयर एनर्जी, सो दे कीप देयर एनर्जी विद इन देमसेल्फ फॉर सम टाइम, एंड देन एज दे कैन नॉट प्रोग्रेस टूवर्ड्स राइट, वो उसी एनर्जी को लेफ्ट में शिफ्ट करवा देते हैं। मतलब लाइक इंसिडेंट रेयर फ्रैक्शन था, कंप्रेशन पे स्ट्राइक हो गए, कंप्रेशन आगे अगर समझो वेव पास होता तो आगे रेयर फ्रैक्शन पास होता, बट वॉल बोल रहा है चल भाग यहाँ से, वॉल आने नहीं दे रहा है पास, वॉल अभी भगा रहा है उसको। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि आपका जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन ही रिटर्न में जाएगा, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको रिफ्लेक्टेड वेव मिलेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। कौन सी चीज याद रखना है, अगर रेयरर टू डेंसर है तो कंप्रेशन का कंप्रेशन मिलेगा एंड रेयर फ्रैक्शन का रेयर फ्रैक्शन। तो ये शॉर्ट चीज है, आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार पढ़ने के बाद। टेक्स्ट बुक का पढ़ना जरूरी है, भले उन्होंने बहुत लेंदी दिए आंसर, बट आई वुड सजेस्ट यू गो एंड रीड प्रॉपरली। अभी क्या होता है, अगर वेव डेंसर टू रेयरर जा रहा है, समझो ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड वाला मीडियम लिटिल बिट डेंसर है, ओके। तो इतना तो पक्का है कि अपना जो मीडियम है वो डेंस है, डेंस, ओके। ये डेंसर है और उसके आगे वाला क्या है, रेयरर है। तो जब भी ऐसा सिनारियो होता है कि डेंसर टू रेयरर हम लोगों को भेजना है वेव, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो जो रेयर फ्रैक्शन है ना, रेयर फ्रैक्शन वो रिफ्लेक्ट होता है कंप्रेशन से। मतलब अभी क्या होता है, अभी फेस चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सम अमाउंट में एनर्जी आगे जा चुकी है। रेयर मीडियम देखो ना, पहले कैसे था, ऐसे था, करेक्ट। अभी वो क्या हो गया, वो बेंड हो गया, या फिर यू कुड से रेयरर मीडियम में चेंजेस, डोंट कॉल इट एज बेंड, बट रेयरर मीडियम में कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि वेव के पास ताकत है, रेयरर मीडियम को बेंड करवा सकता है, रेयर मीडियम में चेंजेस ला सकता है। तो अभी ये चेंजेस के लिए सम फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करता है, एंड सिंस इट यूजेस सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा टाइम यहाँ पे लगाते हैं, तब तक पीछे वाले मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड वी कुड से दैट कि जो रेयर फ्रैक्शन आया था वो कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब डेंसर टू रेयरर होता है तो क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन टू कंप्रेशन एंड कंप्रेशन टू रेयर फ्रैक्शन, और रेयरर टू डेंसर हुआ तो
कंप्रेशन का कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन का कंप्रेशन। बस ये जो शॉर्ट शॉर्ट चीजें मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ वो भी अगर आप प्रॉपरली स्टडी करोगे, आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंटायर रिफ्लेक्शन का टॉपिक। बाकी ये सारे डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़े हैं, स्टेशनरी वेव, नोड, एंटी नोड, सारे कंडीशन पढ़े हैं। इवन वी हैव स्टडीड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, है ना। देन कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, दिस पर्टिकुलर टॉपिक ये भी हम लोगों ने देखा है, दोनों में फर्क क्या है। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, एंड करेक्शन, हार्मोनिक, ओवरटोन, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड। क्लोज पाइप का मैंने सॉल्व किया था, ओपन पाइप आपको होमवर्क दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो कंप्लीट भी किया है, वेरी गुड। लेट्स नाउ मूव ऑन विद द नेक्स्ट। ये स्ट्रिंग का भी कंसेप्ट, ये एक्सपेरिमेंट है। व्हेन आई वाज इन 12th इवन आई परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ओके। ये वाटर कॉलम होता है और हम लोग पाइप ओपन एट बोथ एंड उसमें सबमर्ज कर देते हैं। एंड सीन क्या होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एंड नोट डाउन करते हैं कि रेजोनेंस कब प्रोड्यूस होता है। अभी तुम लोगों को बिकॉज ऑफ द कोविड मेनी स्टूडेंट्स कुड नॉट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, बट आई होप दैट कि जब भी कॉलेज चालू हो आपका ये एक्सपेरिमेंट जरूर आपको कंप्लीट कर, क्योंकि अदरवाइज यू विल नॉट बी हैविंग दैट प्रैक्टिकल नॉलेज। आप सिर्फ फिजिक्स थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, उसमें मजा क्या है, थोड़ा बहुत टॉपिक का मजा भी तो आना चाहिए। लेट अस नाउ टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक दैट वाज नॉट कवर्ड प्रीवियसली, डिलीट किया था, सोनोमीटर। सोनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो लॉज हम लोगों ने सीखे थे ना, लॉ ऑफ लेंथ, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, लॉ ऑफ टेंशन, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, उसको प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ सोनोमीटर, इट इज n इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। टेक्स्ट बुक में इन्होंने m से डिनोट किया है, मैंने मेरे नोट्स में म्यू से डिनोट करना प्रेफर किया है, बिकॉज जब भी आप m लिखते हो सिंबल में आपका माइंड उसको पिक कर लेता है मास की तरह, स्टोरी उधर ही खत्म हो जाती है, आप कभी मास पर यूनिट लेंथ के डायरेक्शन में सोचते ही नहीं। सो इफ यू डोंट थिंक इट इन द राइट डायरेक्शन देन आप आंसर गलत निकाल के आ जाओगे। अच्छा, सोनोमीटर कैसे डिवाइस होता है, एक हुक को रोप टाई किया जाता है, नीचे एक हॉलो बॉक्स होता है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे ऑल कंटेन हॉलो बॉक्स, क्योंकि हमें ओपन कॉलम लगता है या फिर ओपन बॉक्स लगता है जिससे साउंड कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। अभी क्या होता है यहाँ पे, एज यू कैन सी वी हैव कंसिडर्ड वेजेस। क्या है ये, वेजेस बोलते हैं इनको, और ये वेजेस के ऊपर से हम लोगों ने स्ट्रिंग को पास किया है, वेजेस के ऊपर इसका सपोर्ट लिया है। देन वी हैव पुली ओवर हियर, पुली से नीचे हम लोगों ने रोप लेके आए और उसको क्या अटैच किया, हैंगर की मदद से स्लॉटेड वेट्स। स्लॉटेड वेट्स क्यों, मतलब हम लोग इसमें वेट्स ऐड कर सकते हैं, एक प्रोविजन होता है, एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे खाचा होता है, दैट पर्टिकुलर प्रोविजन कैन बी यूज टू ऐड न्यू वेट्स इन द सिस्टम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नए नए वेट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग वेट ऐड करते जाएंगे क्या होगा, ये नीचे बढ़ता जाएगा, mg चेंज होगा, mg के साथ टेंशन चेंज होगा। तो अगर आपको सिस्टम का टेंशन चेंज करना है देन दैट मीन्स यू हैव टू ऐड मोर वेट्स इन द सिस्टम। क्या बोला, अगर आपको सिस्टम का टेंशन चेंज करना है तो आपको नया नया वेट ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, अगर आपको लेंथ चेंज करना है तो आप वेजेस का पोजीशन चेंज कर दो। मतलब अगर ये वेज है तो इस वेज को हटा के आप नए लोकेशन पे भी शिफ्ट करवा सकते हो, लाइक दिस। मतलब यहाँ का वेज हटा दिया तो क्या होगा, आपने लेंथ को कम कर दिया, क्योंकि देन आपका वर्किंग लेंथ कम होता है। अभी एक्सपेरिमेंट कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्ट में सुनो। हम लोग ये ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क को पहले रबर पैड पे बाउंस करते हैं। जैसे हम लोग उसको रबर पैड पे बाउंस करते हैं, द ट्यूनिंग फॉर्क स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, लाइक 256 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है तो वो 256 हर्ट्ज प्रोड्यूस करेगा। देन वी टच दिस पर्टिकुलर रोप विद दैट ट्यूनिंग फॉर्क। टच करना है, फेंक के मारना नहीं है उसके ऊपर, फेंक के मारोगे तो आपको कॉलेज से फेंक के मार के बाहर निकाल देंगे। आपको क्या करना है, इसको स्लोली टच करना है। जैसे आप टच करोगे दिस रोप ऑल्सो स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। क्या होता है, रोप वाइब्रेट करना चालू कर जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वाइब्रेशन इसमें जाएगा ना। अगर रोप का या फिर स्ट्रिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हुआ देन वी से रेजोनेंस इज हैपनिंग, क्योंकि तुम लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क के मदद से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दिया, रोप का कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होता है तभी तो रेजोनेंस होता है। ये चीज सिखाई है मैंने, तो समझो रेजोनेंस क्रिएट हो रहा। जब भी रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है तो रोप विगरसली वाइब्रेट होता है।
So that means rope will now vibrate with maximum vibration and this will throw out this particular sheet of, या फिर एक छोटा सा पेपर होता है जिसको हम लोग जस्ट ऐसे फोल्ड करके रखते हैं, तो ये फोल्डेड पेपर नीचे गिर जाता है. जब भी ये फोल्डेड पेपर नीचे गिरता है तो हम लोग सारी चीजें नोट डाउन करते हैं एंड उसी से हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं. ये एक्सपेरिमेंट होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का या फिर एन फाइंड आउट करने का. अभी 2 लॉज मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके बताता हूँ या फिर सेटअप एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, अभी मैं बाकी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ. वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर दैट पर्टिकुलर लॉ वाज दिस, n इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू. अगर ये लॉ तुझे प्रूव करना है तो तुझे लेंथ वेरी करना है और n चेक करना है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए. सो टू मेक t कांस्टेंट आप एक स्ट्रेट अमाउंट ऑफ वेट ऐड करोगे इनिशियली. इस वेट को बिल्कुल माने बिल्कुल बदलना नहीं है. सो यू आर नॉट गोइंग टू अल्टर दिस पर्टिकुलर टेंशन. ओके, नॉट ओनली दैट, म्यू का वैल्यू वैसे भी हमेशा सेम रहेगा क्योंकि इट इज मास पर यूनिट लेंथ, नॉट जस्ट मास. क्या है? मास पर यूनिट लेंथ. तो ये कांस्टेंट है. तो खाली आपको किसको कांस्टेंट लेना है? टेंशन को कांस्टेंट लेना है. तो आपने किसको कांस्टेंट लिया? टेंशन को. तो मैंने टेंशन को कांस्टेंट कर दिया कांस्टेंट वेट लेके. अभी आगे क्या करना है? ध्यान से सुनने का. क्या करने का है अपने को? ध्यान से सुनने का. तो मैं क्या करता हूँ, ये ट्यूनिंग फॉर्क लेता हूँ और ट्यूनिंग फॉर्क के पहले वाइब्रेट करता हूँ. रबर पैड पे स्ट्राइक करूंगा, वाइब्रेट करूंगा. करेक्ट. देन मैं वेट करूंगा कि ये कब गिर जाए. तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये गिरेगा, ओके, आई विल नोट डाउन दैट फ्रीक्वेंसी. मतलब मेरे पास मल्टीपल ट्यूनिंग फॉर्क है ना, एक है 100 हर्ट्ज का, एक है 200 का, एक है 300 का. तो मैं ना अलग अलग ले रहा हूँ. अभी इसमें से 100 हर्ट्ज का यूज किया तो ये नहीं गिरा, 200 हर्ट्ज का यूज किया तो ये गिरा. दैट मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया इस लेंथ के लिए? 200. तो मैंने नोट डाउन किया, मेरा N1 है 200. कितने लेंथ के लिए? तो P से लेके Q तक लेंथ मेजर करो डियर. आपने मेजर किया, L1 का वैल्यू आया 4 मीटर या फिर लेट से मतलब कम हो गया, हाफ मीटर का आ गया. फिर आपने क्या किया? आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज कर दिया. आपने क्या कर दिया? आपने लेंथ चेंज कर दिया. आपने लेंथ चेंज करने के बाद यू डू समथिंग लाइक दिस. आपने लेंथ को कम कर दिया. नाउ यू हैव यूज्ड 1/4 लेंथ लिया आपने. 1/4 मीटर मतलब 0.25 मीटर. लग नहीं रहा है बट इमेजिन करो 1/4 है. अभी क्या होता है, आप ट्यूनिंग फॉर्क से स्ट्राइक कर रहे हो. आपने 200 का स्ट्राइक किया, ये नहीं गिरा, मतलब रेजोनेंस अचीव नहीं हुआ. आपने 300 का लिया, नहीं हुआ, गिरा. 400 का लेने के बाद ये गिर रहा है. तो आपने क्या नोटिस किया कि इसका नया वाला नेचुरल फ्रीक्वेंसी नाउ will be 400 and length will be 1/4. You will notice something interesting. If I multiply N1 and L1 and then if I multiply N2 by N2 and L2, I get N1 L1 to be 200 into half, that is 100, and N2 L2 400 into half, that is also 100. मतलब N1 L1 equals to N2 L2 आता है, which indirectly states that N is inversely proportional to length. लो हो गया ना प्रूफ सोनोमीटर का लॉ. तो यही तो प्रूफ करना था. मतलब एक्चुअली सोनोमीटर का जो लॉ था उसको प्रूफ कर करके ही फॉर्मूला क्रिएट किया है एक्सपेरिमेंटली. मैंने जस्ट आपको उल्टा बताया कि कैसे करना है. ये था आपका पहला लॉ जिसको हम लोगों ने धीरे धीरे करके स्टडी किया. क्या किया था? टेंशन को सेम रखा था. पहले N1 फाइंड आउट किया, उसका लेंथ मेजर किया. देन मैंने वेज को थोड़ा बहुत मूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया, न्यू लेंथ के लिए नया फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया एंड वोला यू गॉट व्हाट यू वर लुकिंग फॉर. अभी ये होने के बाद हम लोगों को क्या करना है वो देखो. वी हैव टू डू अनदर एक्सपेरिमेंट, सेकेंड वाला, जिसमें हम लोगों को सेकेंड लॉ चेक करना है. एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी. अभी उसके लिए हम लोग लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे. लेंथ मतलब ये वेजेस को मूव बिल्कुल नहीं करेंगे. क्या चेंज करेंगे? वेट. तो आप वेट बदलो, 2 सेपरेट वेट के लिए सेम सेटअप करो, सेम एक्सपेरिमेंट करो. ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करो, देखो कौन से के लिए वो गिरता है. 100 के लिए गिरा तो ये N1 नोट डाउन करोगे, फिर T1 नोट डाउन करोगे, देन N2 और T2 दोनों नोट डाउन करोगे. यू रियलाइज दैट N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. बस हम लोगों ने ये नोट डाउन कर दिया एंड देन वी आर गुड टू गो. लाइक ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये सारी चीजों का. सिमिलरली आप थर्ड वाला लॉ खुद से पढ़ो, आपको समझ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ.
ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखने जाओ, करने जाओ तो। एक बोलते वक्त लाइक थियोरेटिकली थोड़ी बहुत चीज़ें समझना मुश्किल है, बट एक बार आप इसको एक्सपेरिमेंटली करो, आपको मज़ा आ जाएगा। लेट्स नाउ स्टडी सम एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। ओके, कुछ एप्लीकेशंस अभी बीट्स की स्टडी करते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है म्यूजिशियंस यूज करते हैं। अच्छा, अगर आपको बीट के रिलेटेड क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, तो आपको क्या करना है पता है? आपको ऐसे एप्लीकेशंस चूज करने हैं जिसके बारे में आप लाइक प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, अभी क्या करते हैं बीट्स में म्यूजिशियंस कैसे यूज करते हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज वो क्या करते हैं, वो ना एक पर्टिकुलर सेटअप में बैठते हैं। समझो एक सॉन्ग प्ले करना है, एक गिटारिस्ट है जो गिटार बजाएगा, दिस इज गिटारिस्ट। एक वायलिनिस्ट है जो भी है वायलिन बजाएगा, और एक है जो भी पियानो बजाएगा एंड सो ऑन। नाउ सीन कैसे होता है कि जब भी कोई सॉन्ग प्ले होता है तो वो सॉन्ग है ना, सॉन्ग एक पर्टिकुलर सेट फ्रीक्वेंसी के रेंज में प्ले होता है। अभी जो कंपोजर है सॉन्ग कंपोज करता है, he wants to play that particular song at the frequency of 300 हर्ट्ज। तो सीन क्या होता है कि ये जो पियानो वाला है ना, उसको अपने डिवाइस को ट्यून करना पड़ता है। गिटार का ट्यूनिंग कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, आपको भी पता होगा। गिटार के एंड में लाइक स्टार्टिंग में और एंड में, एक्चुअली एंड में कुछ नॉब्स होते हैं। तो जब आप वो नॉब को घुमाते हो ना, तो आप टेंशन एडजस्ट कर सकते हो। आप कम टेंशन कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन कर सकते हो। तो आप वो नॉब्स को घुमा के टेंशन एडजस्ट करके फ्रीक्वेंसी को मैच करवा सकते हो। अगर समझो गिटारिस्ट का फ्रीक्वेंसी ये जो 300 हर्ट्ज से मैच हुआ, सो दैट मीन्स गिटारिस्ट का डिवाइस ट्यून हो गया। क्या बोलते हैं उसको? ट्यून होना। ट्यूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगर समझो गिटारिस्ट किसी और फ्रीक्वेंसी पे बजा रहा है, वायलिनिस्ट किसी और फ्रीक्वेंसी पे बजा रहा है, अरे गाना गंदा नहीं लगेगा क्या? डेफिनेटली गंदा लगेगा, कुछ रैंडम ही सुनाई देगा। सो टू अवॉइड दैट वो क्या करते हैं, वो 300 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं, वो ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं और या फिर बजाते हैं, साथ ही साथ अपने गिटार को बजाता है वो। तो जब भी वो गिटार को बजाता है तो लेट्स से गिटार का फ्रीक्वेंसी है N1 एंड ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है N2। अगर समझो N1 इज नॉट इक्वल्स टू N2 है, देन बीट सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? बीट सुनाई देगा। और अगर बीट सुनाई दिया, इसका मतलब देयर इज नो ट्यूनिंग, और उसको ट्यून करना है। फिर वो नॉब को एडजस्ट करेगा, घुमाएगा विमाएगा। वो ऐसा एक्सपेरिमेंट तब तक करता रहता है जब तक N1 इक्वल्स टू N2 नहीं होता, बिकॉज जब N1 इक्वल्स टू N2 होता है तो इफ यू रिकॉल नंबर ऑफ बीट्स विल बी N1 माइनस N2 विच विल बी 0 नाउ। तो जब बीट सुनना बंद होता है, वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं करता, उसको पता है कि ट्यूनिंग फॉर 300 का है, वो अंदाजे से बजा रहा है अपने डिवाइस को। तो जब बीट का वैल्यू 0 सुनाई देता है, कोई भी एक्स्ट्रा बीट नहीं प्रोड्यूस होता है, वो बोलता है कि माई डिवाइस इज नाउ प्रॉपरली ट्यून्ड। ये कंसेप्ट है। तो ये इस तरह से आपका ट्यूनिंग वर्क होता है। तो गिटारिस्ट ट्यून करेगा, वायलिनिस्ट ट्यून करेगा, पियानो आर्टिस्ट ट्यून करेगा। तो ये सारे बंदे मिलके डिवाइस को क्या करते हैं? ट्यून करते हैं। तो कैन वी से बीट्स कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्यूनिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। बचे हुए एप्लीकेशंस एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक along with the numerical we will complete in the coming session.